मेरा नाम सुनीता है। मैं एक छोटे से गांव की भोली भाली लड़की हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरी विधवा बुआ और मेरे चाचा चाची रहते थे। मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। एक दिन रात के 2 बजे मेरी माँ ने मुझे धन जोड़कर रख दिया। वह मुझे बड़ी बुरी तरह से उठा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने रात के इस वक्त क्या हो गया हो। मैं उन पर बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि ना तो अभी स्कूल का वक्त हुआ था और ना ही घर में कोई काम था। रात के 2 बजे थे। मुझे सोए हुए अभी 2 ही घंटे हुए थे। मैं अपनी पढ़ाई करने की वजह से देर से सोई थी। इतने में ही मेरी माँ ने मुझे रात के 2 बजे उठाकर परेशान कर दिया। मैंने माँ से कहा, क्या बात है माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मगर माँ मुझे बार बार यही कहे जा रही थी कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से से उठी और कहने लगी, जी बताइए, क्या बात करनी है आपको रात के इस वक्त? माँ घबराते हुए मुझसे कहने लगी, सुनीता, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने माँ से कहा, कहाँ चलना पड़ेगा? वह भी इस रात के वक्त। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अपनी आंखें बराबर मल रही थी। माँ कहने लगी, चुप करो, धीमी आवाज में बात करो। ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखने को तरसती रहोगी। माँ की सारी बातें सुनकर मैं होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने माँ से कहा, आप कैसी बातें कर रही है? आखिर क्या हुआ है? माँ ने मुझसे कहा, ज्यादा बातें मत करो और तुम मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझसे इतने सवाल जवाब किए जा रही हो। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना तुम मुझे देखने को भी तरस जाओगी। फिर रहना अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ जो तुम्हें इंसान ही नहीं समझती। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ। अब चलो, अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे कहीं नहीं जाना और अगर आपको जाना है तो आप जा सकती है। माँ ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम यही रहो और इस घर में ही मरती रहो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। आखिर यही सब सुनने के लिए? तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती तो तुम यही रहो। मैं यह कहकर बहुत गुस्से में अपना बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि मैं इस घर से भाग रही हूँ। मैं माँ को धमकी देने लगी। मेरी धमकी सुनते ही माँ ने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी, ठीक है, जाओ जाकर सबको बता दो कि मैं घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान की फिक्र है तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करो। माँ की सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने अचानक ही उनसे कह दिया, मुझे भी आपके साथ चलना है। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बेटी, मैं तुझे कभी दुनिया वालों के सामने बेइज्जत होने नहीं देना चाहती। मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान नहीं है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। मैं बहुत अजीब तरह की बातें करने लगी थी। माँ कभी भी कोई भी फैसला कर लिया करती थी, लेकिन आज वह मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आखिर हम लोग इस घर से जा रहे थे और हमेशा के लिए जा रहे थे और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के समय माँ बेटी को, वह भी जवान बेटी को लेकर, घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा उसके ससुराल वाले उसे घर में कदम रखने देंगे? आप लोग तो इस बारे में जानते ही है, हमारे समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती है, और मेरी माँ इन सब पाबंदियों को खत्म करके मुझे अपने साथ लेकर न जाने कौन सी जगह ले जा रही थी। लेकिन मुझे बस अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। इसलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। मेरी माँ ने एक सफ़ेद चादर ली और उससे खुद को अच्छी तरह से ढक लिया और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी, तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों अपना सामान उठाकर घर से बाहर चलने लगे। माँ ने मुझसे कहा था, किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए,
और हम पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले गए। मैं माँ से कहने लगी, माँ, आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के इस वक्त यहाँ से अकेले निकल रही हो? जब हम घर का दरवाज़ा खोल कर जा रहे हैं तो जरूर किसी न किसी को सुबह होते ही हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। आपको तो किसी बात की भी परवाह नहीं है कि वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माँ मुझे कहने लगी, जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे तब मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। हम लोग जैसे तैसे छुप छुप कर रेलवे स्टेशन की तरफ गए और वहां जाकर नजीबाबाद की ट्रेन में बैठ गए। मैंने माँ से वही सवाल दोबारा दोहराया। माँ कहने लगी, क्या तुम्हें पता है जिस दुनिया में तुम जा रही हो वहां पर हम दोनों महफूज रहेंगे? मैंने माँ से कहा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई पेड़ से गिरा हुआ फल हूं। माँ गुस्से में कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। मैंने माँ से कहा, माँ, अब तो मुझे बता दो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हें नहीं पता? सुनीता, तुम्हारी बुआ ने क्या कर रखा था? वह मेरी जान लेना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे पिता यहाँ नहीं बल्कि दूसरे देश में काम करते हैं। तुम्हारे पिता ने वहां पर दूसरी शादी कर ली है। ये लोग मुझे मारकर उस दूसरी औरत को यहाँ पर रखना चाहते हैं। माँ मुझसे आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, सुनीता, अगर मैं आज यहाँ से नहीं निकलती तो सुबह तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। तुम जानती हो, इन लोगों ने मुझे मारने का पूरा इंतजाम कर लिया था। माँ की बातें सुनकर मैं तो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ही घर वाले, मेरी बुआ और मेरे दादा दादी, मेरी माँ की जान के दुश्मन बन जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरे पिता ने वहां दूसरे देश में जाकर एक अमीर औरत से शादी कर ली थी। वे लोग यही चाहते थे कि अगर वह औरत हमारे घर में आ जाती तो उसके मायके वाले यहाँ पर भी मेरे पिता और उनके घर वालों को काफी सारे पैसे देते। मुझे यह सोच सोचकर शर्मा रही थी कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। माँ बताने लगी, बस वे लोग उसी औरत को घर में लाकर बताना चाहते थे और दूसरी औरत को दिखाना चाहते थे कि उनकी बेटी की कोई पहली पत्नी नहीं है। इसीलिए वे लोग तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे तो दिल ने काम करना ही बंद कर दिया था। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब हम सारी जिंदगी अपने पिता के बगैर ही गुजारेंगे। मैंने माँ से सवाल किया, माँ, क्या पिताजी कभी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे? हमें उनके बगैर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। माँ ने कहा, हाँ बेटी, हमें तुम्हारे पिता के बगैर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब तुम यह समझ लो कि तुम्हारे पिता ब्रिज अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह हमें उस दूसरी औरत के सामने कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें उस घर से लेकर आ गई हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उस घर से भाग गई हूँ तो वह बिल्कुल भी हमें नहीं अपनाएंगे। वे सोचेंगे कि न जाने मैं तुम्हें खराब करने या बेचने के लिए कहीं लेकर चली गई हूँ। हालांकि बेटी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा और हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से अपना घर छोड़ना पड़ेगा। पिताजी ने हम दोनों को छोड़ दिया था, वह भी उस दूसरी अमीर औरत से शादी करने के लिए। हमारे लिए इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती थी। ट्रेन में हमारे सामने ही एक जवान लड़का बैठा हुआ था। मैंने देखा कि वह लड़का बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रहा था। इस तरह से देख रहा था जैसे वह हमें पहले से ही जानता हो। सफर बहुत लंबा था। शायद वह भी हमारी बातें सुनकर अपना दिल बहला रहा था या फिर ऐसे ही हमें देख रहा था। लगभग 8 घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग नजीबाबाद पहुंच गए। फिर हमने स्टेशन से एक ऑटो पकड़ा। उसमें माँ और मैं बैठकर न जाने कौन सी जगह चले गए। माँ ने रिक्शे वाले को एक पता बताया और कहा, हमें इसी पते पर छोड़ना। सुबह के 11 बज चुके थे। हम घर के पास आ गए थे। यह घर काफी पुराना लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा भी था। आसपास काफी और भी घर थे, मगर उस घर की बात ही कुछ और थी। वह घर बहुत बड़ा था। मैंने माँ से पागलों की तरह पूछा, माँ, क्या यह हमारा घर है? माँ ने कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे पिता ने कभी इतना पैसा नहीं भेजा कि मैं इतना बड़ा घर खरीदने के बारे में सोच सकूं। बस मैंने अपने थोड़ी सी ज्वेलरी गिरवी रख दी है। अब उसी से हमें गुजारा करना है। इस घर को मैंने देख लिया है। मेरी एक सहेली इसी शहर में रहती है। उसकी मदद से मैंने यह घर किराए पर लिया है। अब हम लोग इसी घर में रहेंगे और मैं तुम्हारा एडमिशन इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दूंगी। मेरा सपना है तुझे डॉक्टर बनाना।
तुझे मेरे सपने को जरूर पूरा करना है। माँ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने माँ से कहा, जी हाँ, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। मैंने माँ को खूब प्यार किया और हम उस घर में दाखिल हो गए। मैं सोच रही थी कि कम से कम उस घर से तो यही माहौल अच्छा था। उस घर में पढ़ाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं उस घर के कोने कोने को देखने लगी और बहुत खुश हुई कि घर वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आसपास का माहौल भी काफी अच्छा था। गलियां बहुत चौड़ी चौड़ी थीं और मैंने पहली बार उस घर के अलावा शहर का माहौल देखा था। मुझे यह सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा लग रहा था। हम लोग यहाँ रहने लगे। हमें यहाँ आए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मूंछों वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मैंने माँ को अंदर जाकर बताया कि बाहर कोई आया है। उन्होंने मुझसे कहा, तुमसे किसने कहा था कि तुम जाकर दरवाजा खोलो? आइंदा कोई भी आए, तुम्हें आकर तुरंत मुझे बताना है। मैं माँ को देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, अब जल्दी जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। किसी के भी सामने आने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने कमरे में चली गई। माँ ने बताया कि वह मकान मालिक था और एडवांस लेने के लिए आया था। मैंने जाकर उसे पैसे दिए और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। माँ मुझे देखकर बहुत गुस्सा कर रही थी। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने अपनी बात घुमा दी और कहने लगी, तुम इतना परेशान मत हुआ करो। मैं तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहती हो? माँ मेरे पास आते हुए बोलीं। माँ मुझे बहुत प्यार करती थीं। कुछ ही दिनों बाद मेरा एडमिशन हो गया और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, वह स्कूल काफी अच्छा था, लेकिन बहुत महंगा भी था। वहाँ पर हर चीज पैसों से मिलती थी। कॉपी किताबें भी महंगी मिलती थीं और स्कूल की फीस भी बहुत थी। गांव में तो सब कुछ सस्ता होता था। मैं वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे शहर का स्कूल गांव के स्कूल के मुकाबले बहुत महंगा लग रहा था। मैंने माँ को यह बात बताई तो वह सोचने लगीं और कहने लगीं, सुनीता, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी माँ नहीं, बाप भी हूँ। आगे से तुम ऐसी बातें सोचना भी मत। जितना भी खर्च होगा, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ यह बात कहकर मुझे बहुत तसल्ली दिया करती थीं। लेकिन कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि घर में नए नए तरीके की चीजें मौजूद होने लगीं, जो हम अपने पैसों से तो कभी भी नहीं ला सकते थे। फिर एक दिन हमारे घर में अजीब सी बात हुई। मैं कॉलेज से घर आई। उस दिन मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर आ गई थी। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं जैसे ही छुट्टी लेकर घर आ गई, मगर घर का दरवाजा खुला देखकर मैं चौंक गई। मैंने अंदर झांक कर देखा तो माँ बैठी हुई थीं। माँ के साथ कोई उम्रदराज औरत और एक आदमी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि वह माँ के जाने वाले तो नहीं बल्कि कोई और ही लग रहे थे। माँ ने मुझे पहले ही समझा रखा था कि घर में कोई भी आए, तुम्हें उनके सामने नहीं आना है। इसलिए मैं घर के बाहर ही उन लोगों के जाने का इंतजार करने लगी, जबकि वे लोग घर के आंगन में बैठे हुए थे। मैं काफी देर तक बाहर खड़ी रही। खड़े खड़े मेरी टांगों में दर्द शुरू हो गया था। लेकिन माँ ने तो मुझे बहुत सख्ती से मना किया था कि कभी भी मैं किसी के सामने न आऊं। अगर मैंने कोई भी गलती की तो हमारे लिए यहाँ पर रहना मुश्किल हो सकता है। उन लोगों के जाने के बाद मैं घर के अंदर गई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे बेटी, तुम हर बात को अपने सर पर सवार मत किया करो। डरो मत, ये लोग मकान के लिए ही बात करने आए थे। मैंने पूछा, क्या बात करने आए थे? माँ ने बताया कि ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। इनके पास कोई घर नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आधा किराया दें और हमारे साथ रहें। पूरा मकान ये लोग खरीद नहीं सकते और नहीं किराए पर ले सकते हैं। माँ की बात सुनकर मैंने उनसे इनकार कर दिया। मैंने माँ से कहा, माँ, हम ऐसे ही किसी के साथ नहीं रह सकते। आप तो जानती है ना कि मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। भले ही हम लोग कम खा लेंगे, लेकिन हम किसी के साथ यहाँ पर नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी, लेकिन मैंने माँ को वहीं रोक दिया। मैंने कहा, माँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपनी माँ को यह बात कह तो दी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई थीं। फिर मैं खामोश हो गई। 2-3 दिन तक मैं बहुत परेशान रही। माँ मुझे कहने लगीं, सुनीता,
तुम कभी मुझसे नफरत तो नहीं करोगी? मैं उनकी इस बात से हैरान हो गई और उनकी तरफ देखने लगी। मैंने उनसे कहा, माँ, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही है आप? भला मैं आपसे क्यों नफरत करने लगी? आप मेरी माँ हैं और आपने मुझे इस दुनिया की कड़ी धूप से बचाया है। मैं आपसे नफरत करना तो दूर, आपके बारे में कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। चाहे आप जैसी भी हों, लेकिन आप मेरी माँ हैं। मेरी माँ मुझे रोते हुए देखने लगीं और मुझसे कहने लगीं, ठीक है सुनीता, मुझे पता है तुम कभी भी नहीं बदलोगी, और अगर तुम बदल गईं तो मैं उसी दिन इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने माँ से हंसते हुए कहा, क्या हुआ माँ, आप मुझे धमकी दे रही है? मेरी बात पर मैं चुप हो गई थी, मगर मुझे उनकी आंखों में एक परेशानी नजर आ रही थी जो वह मुझे बता नहीं पा रही थीं। फिर एक हफ्ता गुजर गया और मैंने एक और खबर सुनी। उन्होंने मुझसे कहा, सुनीता, मैं घर के बीच में पर्दा लगाना चाहती हूँ, लेकिन हमें उन लोगों को इस घर में जगह देना बहुत जरूरी है। मैंने माँ से कहा, क्यों माँ, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है? हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं कि आप इस मकान को आधा आधा करें। आप उस मकान मालिक को समझा क्यों नहीं देती? माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों को इस घर में जगह देनी ही पड़ेगी। मकान मालिक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं माँ से क्या कर सकती थी? आखिर वह भी उस मकान मालिक से मजबूर थीं। कुछ दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रही थी कि हमारे घर में काफी तरह तरह के पकवान बन रहे थे। दूध, सब्जी, चावल, फल, हमारे घर में हर तरह की चीजें मौजूद थीं। अब हमारे घर में किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं थी। माँ हमेशा एक ही बात करती थीं कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। काफी दिनों से मैं यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी। हमें यहाँ आए हुए 3 साल गुजर चुके थे। जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे घर के हालात सुधर चुके थे। माँ ने 25,000 का फ्रिज भी ले लिया था और घर में टीवी भी ले लिया था। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी मौजूद थी। घर में नए सोफे भी डलवा दिए थे। मेरी फीस भी माँ हर महीने जमा कर देती थीं, जबकि कमरे को मेहमानों के लिए भी सजा दिया गया था। माँ जाने भगवान के आगे बैठकर अपनी कौन सी गलती की माफ़ी मांगती रहती थीं और मुझसे यही कहती थीं कि तुम भी मुझे माफ़ कर देना। जब मैं उनसे कहती कि आप कौन सी गलती की बात करती है, तब वह कहती कि वही गलती जो मैंने उस गांव को छोड़ने के बाद की थी। मैं बिना बताए उस गांव से चली आई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि माँ मुझसे जरूर झूठ बोलती है। ना मुझसे यही कहा करती थीं, सुनीता, तुम कभी भी लोगों की बातों में मत आना। माँ जाने कैसी कैसी बातें किया करती थीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, बल्कि घर का माहौल भी कुछ अजीब सा होने लगा था। घर में नई नई चीजों का होना और माँ का मुझे भी नए नए कपड़े लाकर देना। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। फिर भी ना जाने इतने पैसे कहाँ से आते थे। मैं बस यही सोचती रहती थी कि माँ यह सब कुछ कैसे करती है। और एक और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि माँ को घर का राशन लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। मैं हमेशा यही देखती थी कि हमारे ड्राइंग रूम में हर तरह का राशन भरा हुआ था। एक दिन मेरे कॉलेज की छुट्टी थी। मैं सुबह उठकर ड्राइंग रूम में सफाई करने जा रही थी। तभी अचानक माँ आकर मुझे ड्राइंग रूम की सफाई करने से मना कर दी और कहने लगीं, सुनीता, इस कमरे की सफाई मैं खुद कर लूंगी। तुम जाकर अपने कमरे की सफाई कर लो। माँ का ऐसा व्यवहार अब मुझे शक में डाल रहा था। मैं उनके बारे में कुछ अजीब अजीब बातें सोचने लगी थी। फिर मैं बाथरूम में नहाने चली गई। उनके बाथरूम में जाते ही मैं ड्राइंग रूम में घुस गई। मैंने वहां जाकर देखा तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। एक तरफ फल और बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। साथ ही एक डायरी भी रखी हुई थी। उस पर ना जाने किस चीज का हिसाब किताब लिखा हुआ था, लेकिन वह सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थीं। मैं अभी वह डायरी देख ही रही थी कि इतने में ही माँ फौरन ड्राइंग रूम में आ गई और मुझे डांटते हुए कहने लगीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस कमरे में मत आना, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। मैंने तुम्हें मना किया था, यहाँ की किसी चीज को भी मत छेड़ना। इसकी सफाई मैं खुद कर दूंगी। फिर भी तुम यहाँ कमरे में चली आईं। माँ मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थीं। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचती हुई लेकर आईं। मैंने माँ से कहा, माँ, क्या हो गया है आपको? मैं इस कमरे में ही तो आई थी,
किसी और के घर तो नहीं गई? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तभी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। मैं हैरान होकर माँ की तरफ देखती रह गई। मुझसे कहने लगीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मत सिखाओ और अपने कमरे में जाओ। माँ ने मुझे सख्ती से कहा। अब तो माँ की सारी बातें मेरी समझ से बाहर हो गई थीं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने कमरे में जाकर खूब रोने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मैं उनकी बेटी ही हूँ और अपने पिता से भी दूर हूँ। मैं एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। मुझे अपनी माँ से थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बस वह हमेशा मुझे डांटती रहती थी और कहती थीं कि तुम बेवजह हर बात पर मत बोला करो। 2 दिन मैं अपनी माँ से नाराज रही क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वह आखिर मेरी इतनी छोटी सी बात पर मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती है। रात को जब मैं सोने जा रही थी, माँ मेरे कमरे में खाना लेकर आईं। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। माँ मुझसे माफ़ी मांगने लगीं और कहने लगीं कि इन दिनों मैं काफ़ी परेशान चल रही हूँ, इसीलिए गलती से तुम पर हाथ उठ गया था, तो मुझे माफ़ कर दो। मैं माँ को ऐसे माफ़ी मांगते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया और खाना भी खा लिया। उस दिन के बाद से ही मुझे माँ की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। उनके सख्त मिजाज की मुझे आदत हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी कि उस दिन कोई बात तो थी जो माँ ने मुझे गुस्से में आकर थप्पड़ मारा था। कोई तो बात है जो उनको परेशान करती है, वरना कोई भी माँ अपनी बेटी को सिर्फ एक कमरे में जाने की वजह से क्यों थप्पड़ मारेगी? ना जाने वह किस बात से परेशान है। अपनी परेशानी मुझे बताती भी नहीं, हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबी रहती है। जब मैं उनसे बात करना चाहती हूँ तो वह चौंक जाया करती थीं। मैंने कुछ दिन बाद घर के बीच में पर्दा लगा दिया था। मैंने माँ से पूछा, यह क्या है? तो वह कहने लगीं, मकान मालिक ने सख्ती से कह दिया है कि इस घर में एक और किराएदार भी हमारे साथ आकर रहेंगे। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने उस मकान मालिक से यह नहीं कहा कि हम उसे पूरे मकान का किराया देते हैं, तो फिर क्यों इस घर में कोई और आकर रहेगा? माँ कहने लगीं, मैंने उस मकान मालिक को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मान ही नहीं रहा। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो किराया आधा कर सकती हो, मगर यह लोग इसी घर में रहेंगे क्योंकि वे मकान मालिक के रिश्तेदार हैं। वैसे भी मोहल्ले वालों का कहना है कि वे अजनबी लोगों को अपना मकान किराए पर नहीं दे सकते, इसलिए मकान मालिक उन लोगों पर भरोसा करके उन्हें हमारे घर में ही रखना चाहता है। मैंने माँ से कहा, उनके रिश्तेदार यहाँ आ ही क्यों रहे हैं? जहाँ पर रहते हैं वही रह सकते हैं। माँ कहने लगीं, बेटी, यह उनका आपसी मामला है। अगर यह घर हमारा होता तो हम इसमें अपने हिसाब से रह सकते थे, जबकि यह किराए का मकान है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने माँ से कहा, माँ, हम इतने वक्त से इस मकान में रह रहे हैं, फिर भी उस मकान मालिक ने हमारी बात नहीं मानी। इस बात पर माँ ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहने लगीं, हाँ, पता नहीं लोग हमें क्या समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम यहाँ रहने के काबिल नहीं है। मकान मालिक कहता है कि तुम लोग या तो मकान छोड़कर चली जाओ या फिर अपने साथ किसी और को भी रखो, वरना मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। यह बात सुनकर तो अब मुझे माँ पर ही शक होने लगा था, क्योंकि आज तक मकान मालिक हमारे घर पर नहीं आया था और न ही उसने हमसे आकर किराया मांगा था। माँ हर महीने मकान मालिक के घर जाकर किराया देती थीं, फिर भी वह ऐसी बातें कर रहा था जिनका कोई मतलब नहीं बनता था। मुझे माँ पर और मकान मालिक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने माँ से वादा किया कि मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, जैसे भी हो मैं इस घर में गुजारा कर लूंगी। माँ ने मेरा माथा चूमा और मुझे बहुत प्यार से कहने लगीं, बस सुनीता, अगर हम कुछ साल और यहाँ रह पाए तो हमारे पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो जाएगा और हम अपना घर खरीद सकेंगे। मैंने माँ से पूछा, ऐसा क्या है इस घर में कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा? माँ मेरी बात सुनकर घबरा गईं, जैसे उनके मुंह से यह बात गलती से निकल गई हो। उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ ने यह कहकर बात खत्म कर दी, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि घर के बीच में एक पर्दा लगा दिया गया और दूसरे किराएदार हमारे साथ रहने आ गए। अब हमारे घर में एक किचन था और माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं सीधे कॉलेज से अपने कमरे में ही जाऊं और बाहर न आऊं। खाना भी माँ खुद बनाकर मेरे कमरे में लाकर देंगी, क्योंकि नए किराएदार की पत्नी भी हमारे किचन में खाना बनाती थीं। माँ ने कहा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी
तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। माँ की बातों से मुझे हिम्मत मिलती थी और मैं पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, लेकिन माँ का व्यवहार बदल गया था। वह अब मेरे कमरे में रात को 9 बजे आकर कहने लगीं, लाइट बंद कर दो, अब सो जाना चाहिए, जबकि पहले वह 11 बजे तक जागती थीं। मैंने हैरान होकर पूछा, माँ, आप तो देर तक जागती थीं। माँ ने जवाब दिया, आज जल्दी नींद आ रही है। मैंने लाइट बंद कर दी, लेकिन माँ खुद सो नहीं रही थीं। कमरे में अजीब खटपट की आवाजें आ रही थीं। मैंने माँ से पूछा, यह कैसी आवाज है? माँ ने डांटते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें क्या परेशानी है? मैं डर के मारे खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेड के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने हाथ लगाकर देखा तो कुछ ठंडी ठंडी चीज थी। मैंने और ध्यान से महसूस करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है, आराम से सो नहीं सकती हो? मुझे समझ नहीं आया कि माँ को कैसे पता चला कि मैं बेड के नीचे हाथ रख रही थी। मैं हैरान हो गई, लेकिन सो गई। 2 दिन बाद मैं इस बात को भूल गई। अब तो हर रात माँ मेरे कमरे में आकर कहती, अब तुम अपनी किताबें बंद करो ताकि मैं लाइट बंद कर सकूं और हम सो जाएं। वैसे भी अब बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने लगा है। मैं हैरान थी, क्योंकि पहले माँ मुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकती थीं। एक दिन मैंने सोचा कि आज मैं अपने कमरे की सारी चीजें चेक करूंगी। माँ के बाथरूम में जाते ही मैंने लाइट जला दी और कमरे की तलाशी लेने लगी। कमरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे याद आया कि बेड के नीचे कुछ ठंडा सा था। मैंने बेड के नीचे देखा तो वहां एक बड़ा सा बैग रखा था। मैंने बैग खोलने की कोशिश की, लेकिन माँ बाथरूम से वापस आ गईं। मैंने जल्दी से लाइट बंद कर दी और बेड पर लेट गई। सुबह होते ही मैंने बैग को खोलना शुरू किया। बैग में छोटे छोटे पैकेट थे। एक पैकेट खोलकर देखा तो उसमें सफ़ेद पाउडर था। मैं समझ नहीं पाई कि यह क्या है, लेकिन मैंने एक पैकेट निकाल लिया और कॉलेज ले गई। कॉलेज में मैंने पैकेट अपनी टीचर को दिखाया। टीचर ने देखते ही कहा, यह तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा, बाहर से मिला है। टीचर ने कहा, यह ड्रग्स है। इस तरह की चीजें मत उठाया करो। मैं घर जाकर माँ से पूछी, माँ, बेड के नीचे उस बैग में क्या है? माँ ने घबराकर कहा, कुछ नहीं है। मैंने कहा, मुझे सब पता है, उसमें ड्रग्स है। माँ ने घबराकर मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, यह मत कहो, मकान मालिक को शक हो गया है कि मैं नशा बेचती हूँ। तभी उसने अपने लोगों को यहाँ रखा है, ताकि हम पर नजर रख सकें। मुझे माँ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, माँ, आप ऐसा काम क्यों करती है? क्या आप भी नशा करती है? माँ ने कहा, नहीं सुनीता, यह नशा नहीं है। यह एक दवाई है, जो बहुत कीमती है। लोग इसे खरीदते हैं, और मैं इसे बेचकर पैसे कमाती हूँ। मुझे तेरी पढ़ाई का खर्च भी उठाना था। मैंने कहा, माँ, आप मेरी पढ़ाई का बहाना मत बनाओ। आपने अपने घर के ऐशो आराम के लिए यह सब किया है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी माँ गैरकानूनी काम करें और गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाए। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मैंने अपनी माँ को 5 दिन का समय दिया। अगर वह इस काम को छोड़ देती है, तो मैं उनके साथ इस घर में रहूंगी, और अगर उन्होंने यह काम नहीं छोड़ा तो मैं घर और माँ दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी धमकी से माँ बहुत डर गई थीं। उनका कहना था कि अगर यह गैरकानूनी काम बंद कर दिया तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की बदनामी हो और लोग उन्हें गलत समझें। अगर दुनिया को पता चल गया तो माँ की बहुत बेइज्जती होगी। अब आप ही बताइए, मैं अपनी माँ के साथ क्या करूं? मैं अपनी माँ को जेल भी नहीं भिजवा सकती, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत परेशानियां उठाई है। मैं अपनी माँ के बिना अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अगर माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और वे मुझसे माफी मांगने लगीं। मैंने माँ से कहा, हम इज्जत से पैसा कमाएंगे। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब सवाल यह था कि हम उन सारे पैकेट का क्या करें। रात के वक्त हमने उन सारे पैकेट को पानी में बहा दिया ताकि किसी को पता न चले। अब मेरी माँ और मैं इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे घर में पैसों की थोड़ी कमी तो हो गई है, लेकिन अब हम किसी भी बात से डरते नहीं हैं। मेरी माँ को भी अब बेफिक्री हो गई है। मैं भी कुछ समय बाद डॉक्टर बनकर अपने घर के हालात संभाल लूंगी। बस इतनी ही थी मेरी कहानी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।